गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज देख रहे हैं 23 जुलाई का द हिंदू। तो शुरू करते हैं। अभी आपने देखा कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा। तभी सिर्फ इस्तीफा दे दिया है उपराष्ट्रपति ने। किसको दिया इस्तीफा? उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को। अच्छा, एक बात यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि यह जो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से प्रेरित है। तो ये प्रेरित है अमेरिका से। राष्ट्रपति को दे दिया इस्तीफा, तो इस्तीफा होने के बाद पद क्या हो गया? पद खाली। अब ये वैकेंसी क्रिएट हो गई है, इस पर जो लोग चाहें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब उपराष्ट्रपति के पद की चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव कौन करवाएगा? तो चुनाव करवाएगा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। निर्वाचन आयोग के बारे में अगर जानना है तो कौन से चुनाव करवाता है, कौन कौन से चुनाव करवाता है? तो ये करवाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्लस संसद। संसद में आपके लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएगा, प्लस विधानमंडल। इतना चुनाव करवाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। चुनाव करवाएगा निर्वाचन आयोग। इसके बाद क्या होगा? अब देखिए, अगर कोई उपराष्ट्रपति का पद धारित करना चाहता है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं हैं। मतलब चुनाव लड़ना है तो कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं पहले से। जैसे नागरिक तो हो ही कम से कम भारत का। आयु सीमा तय की गई है, उम्र कम से कम 35 वर्ष। 35 अबव है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। इसके अलावा लाभ का पद धारित न करता हो। ना तो केंद्र में मतलब केंद्र सरकार के पास, ना तो राज्य सरकार के अधीन। ये योग्यता अगर है किसी के पास तो वो पर्चा दाखिल कर सकता है। तो इस योग्यता के साथ ही जो उपराष्ट्रपति बनना चाहता है वो अपना पर्चा दाखिल करेगा, नामांकन दाखिल करेगा, नामांकन कर सकता है। अब जब नामांकन के लिए जाएंगे तो इनको करना क्या होगा? इनको समर्थन चाहिए होगा। किसका? 20 प्रपोजर चाहिए, प्रस्तावक बोलते हैं, और 20 सेकेंडर्स, अप्रूवर चाहिए शायद बोलते हैं इनको हिंदी में, अनुमोदक शायद बोलते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? ये जो वोटर्स होते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, जो इलेक्टर्स हैं। मतलब बेसिकली ये सांसद होने चाहिए। ठीक। और ये पर्चा दाखिल कहाँ करेंगे? रिटर्निंग ऑफिसर के पास। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है जनरली? सेक्रेटरी जनरल लोकसभा का या राज्यसभा का। इसकी जो नियुक्ति होती है कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टू बी अपॉइंटेड
अपॉइंट नहीं होते हैं, उसके निर्देशों पर काम करते हैं। किसके निर्देश पर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर यही चुनाव करवाएंगे, यहाँ पर चुनाव आयोग करवाएगा। तो चुनाव में दो पक्ष होते हैं, चुनाव में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष हमने देख लिया है, एक होता है कैंडिडेट्स और दूसरी तरफ होते हैं वोटर्स, जिन्हें हम इलेक्टर बोलते हैं। दोनों एक ही बात है। कैंडिडेट्स क्या हैं? जो चुनाव में खड़े होते हैं। और ये जो वोट करते हैं। तो जो लोग वोट करते हैं उपराष्ट्रपति के समूह में, तो एक समूह होता है जिसे बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो वोटर कौन है? इलेक्टोरल कॉलेज, हिंदी में निर्वाचक मंडल होता है। ये मंडल का मतलब ही समूह है, ऐसा समूह जो निर्वाचक का काम करता है, वोट देने का काम करता है। तो उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन शामिल होता है? ये किसका है पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्टोरल कॉलेज उपराष्ट्रपति का। तो इसमें कौन कौन होते हैं? सभी सांसद शामिल होते हैं। सभी सांसद से मतलब यहाँ स्पष्ट है, निर्वाचित भी और नामित या नॉमिनेटेड दोनों शामिल होते हैं इसमें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये हो गया इलेक्टोरल कॉलेज। और ये जो सांसद हैं, अब ये क्या करेंगे? ये करते हैं वोट। कि कैंडिडेट को वोट करेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होगा। अब देखिए, इस तरह की वोटिंग कौन सी वोटिंग है? अप्रत्यक्ष चुनाव है। कभी पूछा जाता है तो आप तुरंत बताएंगे अप्रत्यक्ष चुनाव है। क्यों? क्योंकि जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है उसमें जनता वोट करती है। तो जहाँ जहाँ जनता वोट कर रही होगी किसी पद के लिए, वो प्रत्यक्ष चुनाव होगा, बाकी सारे अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का एग्जाम्पल एक आप पहले ये देख लेते हैं हम लोग। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है वाइस प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। अगर हम प्रत्यक्ष चुनाव का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो क्या है? जहाँ जनता वोट करती, जैसे लोकसभा का चुनाव, जैसे विधानसभा का चुनाव, ये क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव के एग्जाम्पल उदाहरण है। तो ये वोट करते हैं। तो ये चुनाव उपराष्ट्रपति का कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। अच्छा, जब चुनाव होगा तो मतदान की जो पद्धति है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। इसके अंतर्गत एक सिस्टम होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ट्रांसफरेबल, सिंगल आ रहे हैं यहाँ पर, या एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। ये क्या होती है? इसमें क्या होती है कि जो वोटर्स होते हैं वो अपना प्रेफरेंस अंकित करते हैं बैलेट पेपर पर।
फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका बैलेट पेपर, मान लीजिए यहाँ पर ए व्यक्ति खड़ा है, ये बी खड़ा है, सी खड़ा है, 4 लोग खड़े हैं, ये हैं कैंडिडेट। अब जो वोटर होगा ये हैं, मान लीजिए वोटर राजीव, ये वोटर हैं। तो जब ये वोट करेंगे, ये है बैलेट, तो ऐसा करेंगे पहला नंबर हम इनको देंगे, कहीं अगर गिना जाए तो फर्स्ट प्रेफरेंस इनको देंगे बी को, दूसरी दिया इन्होंने सी को, तीसरे नंबर पर इनको लग रहा था ए अच्छा है, तो चौथे नंबर पर डी अच्छा है। इस तरह से वोटिंग का प्रेफरेंस देंगे। अब आप सोच रहे हैं वोटिंग काउंटिंग कैसे होगी, तो अब आती है दिक्कत गिनती की। तो गिनती कैसे होती है, जो प्रथम राउंड होगा, कौन सा राउंड, फर्स्ट राउंड, उसमें क्या करेंगे, जैसे 4 कैंडिडेट खड़े थे ए बी सी डी, अब मान लीजिए राजीव ने बी को दिया अपना पहली रैंक, तो राजीव का वोट पहले जाएगा इनको। किसी और ने पहला नंबर इसको दिया होगा, मान लीजिए वो वोट इसको मिलेगा, तो 1 यहाँ मिल गया, 2 इनको मिल गए, 3 इनको मिल गए वोट, फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट गिने गए। तो ये बैलेट पेपर, 3 बैलेट पेपर इनके पास, 1 मान लीजिए इनके मिला, 1 इनको, 2 इनको। अभी हमें जैसे परसेंटेज इसमें निकालना होता है कि कितना, यहाँ जैसे 22% का है तो वोट चाहिए होते हैं 50% प्लस 1 वोट चाहिए होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 4 वोट चाहिए तब जीतेगा कोई। जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, कोटा बोलते हैं उसको, कोटा कितना होना चाहिए, 4, क्योंकि 2 1 3 1 4 3 7 वोट पड़े, जीतने के लिए 4 चाहिए। फर्स्ट राउंड में 4 वोट किसी को मिले, नहीं मिले। सबसे कम किसको मिले, सबसे कम मिले सी को और बी को। तो सबसे कम जिसको मिले होते हैं हम इसको सी मान लेते हैं, सबसे कम मिले हैं, इनको आप 2 मान लीजिए, ठीक है। तो 1 वोट जो है सी का है, मान लीजिए इनको रैंकिंग जो थी, कैसी किया था इन्होंने, सी को तो पहला वोट दिया था फर्स्ट रैंक, बी को मान लीजिए दूसरा नंबर पर रखा था और ए को तीसरे नंबर पर रखा था, मान लीजिए। तब ये पहला, इनके सारे वोट ख़त्म हो जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे राउंड से, और सेकंड नंबर किसको दिया था, बी को, और तो ये वोट चला जाएगा बी के पास। तो बी के पास कितने हो गए, 3 वोट हो गए, 2 + 1 ये, तो 3 वोट हो गए, अभी भी कोई नहीं जीता। इसके बाद कौन बाहर होगा, फिर ये बाहर होगा। इसका देखा जाएगा, इसमें देखा जाएगा थर्ड प्रेफरेंस किसको दी थी, फिर उसके वोट इसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। इस तरह से करते हुए हमें काउंटिंग होती है इसमें, जो जीतेगा वो शपथ लेगा। नेक्स्ट क्या है, यूनेस्को को लेकर के हैं। यूनेस्को का एक तो न्यूज़ में क्यों है, अमेरिका ने सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है। लागू कब से होगी, 2026 के एंड से। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन सदस्यता छोड़ी है, ये तीसरी बार सदस्यता छोड़ी है अमेरिका ने, यूएसए ने तीसरी बार सदस्यता छोड़ी है यूनेस्को की। यूनेस्को के बारे में कुछ बातें, जैसे यूनेस्को क्या है, यूएन तो यूनाइटेड नेशन हो गया है, इसकी तो बात ही अलग हो गई। ESC एजुकेशनल, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक,
साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक, एंड एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसका फुल फॉर्म। तो केंद्र में 3 शब्द याद रखेंगे, यही है संगठन, इसी से आपका फुल फॉर्म काम हो जाएगा। यूएन लगा हुआ है, इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस, तो यह यूएन का एक निकाय है। 4-5 शब्द और लिखना चाहते हैं तो जो शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करता है, उनको संरक्षण करने का काम करता है। जैसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जारी की जाती है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जारी करके क्या करता है, जो हेरिटेज होती है उसको संरक्षित करने का प्रयास करता है। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछे कोई कहाँ है, HQ कहाँ है, HQ इज इन पेरिस। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। नेक्स्ट क्या है, एक है टर्म आया है स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी, भूख से मर जाए, खाना ही नहीं मिल रहा है। ये न्यूज इसलिए आई है, गाजा में बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक, भूखमरी से मर रहे हैं मतलब उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि गाजा में क्या चल रहा है, इजराइल द्वारा हमला किया गया है, इजराइल द्वारा हमला किया जा रहा है। लगभग 1-1.5 साल हो ही गए हैं। तो स्थिति वहाँ बहुत ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर पलायन, प्रवास कर रहे हैं वहाँ से लोग। और ये कौन सा प्रवास होगा, फोर्स्ड माइग्रेशन है, बलपूर्वक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, अपाचे हेलीकॉप्टर। जैसे अपाचे बाइक होती है, वैसे हेलीकॉप्टर भी है। हमें यहाँ याद रखना ये है, भारत ने खरीदा है, भारत ने खरीदा है। अब ये किस लिए खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, खरीदा है कहाँ से, अमेरिका से। तो हमने अमेरिका से खरीदा है। लाभ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे जो रिसोर्सेस हैं, सैन्य संसाधन में बढ़ोतरी करेगा। और जब इसमें बढ़ोतरी होगी तो हमारी क्या होगी, सीमा सुरक्षा प्रबल हो जाएगी, सीमा सुरक्षा में सुधार होगा, आक्रमण की स्थिति में हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे तेज़ी से। तो 2 या 3 या 4 हेलीकॉप्टर्स प्राप्त हुए हैं अपाचे वाले। इसका जो हानि वाला पोर्शन अगर आपको देखें, प्रॉस एंड कॉन्स में हानि क्या है हमारे, ये हमने आयात किए हैं। तो एक समस्या आयात किए हैं तो क्या हुआ, दूसरे पर निर्भरता बनी हुई है, दूसरे देश पर निर्भर। और कभी भी किसी भी देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं होता है। तो हमें क्या बनना चाहिए इस क्षेत्र में, आत्मनिर्भर बनना होगा। और जब आत्मनिर्भर बनेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आत्मनिर्भर बनेंगे तो हम खुद बनाएंगे और क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। और जब निर्यात करेंगे तो पैसा भी मिलेगा, पैसा मिलेगा, दैट इज फॉरेक्स। तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी। नेक्स्ट है MiG-21। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये क्या है,
पहली बात तो एयरक्राफ्ट है, जहाज है। कौन सा जहाज है? फाइटर एयरक्राफ्ट है। कौन सा एयरक्राफ्ट है? फाइटर एयरक्राफ्ट। लड़ाकू जहाज है। और इसकी क्वालिटी क्या है इस इंजन की? ये सिंगल इंजन है, इसमें एक ही इंजन लगा हुआ है, सिंगल इंजन है इसमें। और इसकी क्वालिटी क्या है? सुपरसोनिक स्पीड से चलता है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। और इसके बारे में हमें क्या जानना है? जो मिग एयरक्राफ्ट है ये हमने रूस से ख़रीदा है, या रूस से खरीदते रहे हैं हम लोग 1963 से। तब से लेकर अब तक हमारा 1965 का युद्ध, 1971 का वार, 1999 और बड़े उन सभी मामलों में मिग-21 ने देश की रक्षा में योगदान दिया, सभी युद्धों में। तो हम रूस से खरीदते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अब इन्हें सेना से रिटायर किया जा रहा है, मतलब अब इनका उपयोग नहीं किया जाएगा। इसकी जगह अभी हम क्या यूज़ करते हैं? हमारे पास क्या है इस समय? हम यूज़ करते हैं सुखोई 30 MKI। यह भी हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है, रसिया से लिया हुआ है, रसिया से खरीदा है एंड फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसी पर हम लोगों ने अपनी सारी मिसाइलें लगा रखी हैं। सारी मिसाइलें इन द सेंस जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइलें, चूँकि हर जो फाइटर एयरक्राफ्ट होता है वहाँ मिसाइलें तो आवश्यक हैं। आखिर युद्ध कैसे करेगा? मिसाइल है, गन है। लास्ट है नाभिकीय ऊर्जा पर जो एनर्जी, जो टेक्स्ट और कंटेक्स्ट है उस पे हम बात कर देंगे यहाँ पे। भारत की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं हमारे लिए क्यों ज़रूरी है न्यूक्लियर एनर्जी? क्यों? इसलिए क्योंकि भारत में जो ऊर्जा उत्पादन है, एनर्जी, ऊर्जा उत्पादन जो होता है भारत में कई सोर्सेस से होता है। जैसे एक तो होता है फॉसिल फ्यूल से, जीवाश्म ईंधन से, और दूसरा हम करते हैं गैर जीवाश्म ईंधन से। तो जीवाश्म ईंधन से हमारी जो ऊर्जा का उत्पादन एक बड़ा भाग उत्पादित होता है। जैसे जीवाश्म ईंधन में क्या है? आपका कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब जीवाश्म ईंधन से बनते हैं। हम सबका उपयोग करते हैं कोयला से जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं, ताप विद्युत संयंत्र इंग्लिश में हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट, इनसे बनाते हैं विद्युत। जब कोयले का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में होता है तो इससे क्या निकलते हैं? इससे होता है उत्सर्जन। किसका?
महत्वपूर्ण गैस है CO2 का, और इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। तो भारत इनका उत्सर्जन कम करना चाहता है CO2 का, तो ये सब क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, और हमें ध्यान देना पड़ेगा गैर जीवाश्म ईंधन पर। गैर जीवाश्म ईंधन में क्या है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं, आपका नाभिकीय ऊर्जा इसी में आ जाएगा, थर्मल, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। तो ये सारी ऊर्जाएं हैं। इस उत्पादन को, जो हमने CO2 का उत्पादन हो रहा कम करने के लिए, भारत का लक्ष्य याद रखेंगे, इसको क्या है, 2070 तक क्या करना है, नेट जीरो एमिशन करना है। और टारगेट क्या रखे गए हैं, इसके अलावा रखा है 2047 तक भारत क्या बनेगा, विकसित भारत। और 2047 तक हमने रखा है 100 गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा का लक्ष्य। और क्या रखा है, 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से। और 2030 तक रखा है हमने 50% ऊर्जा गैर जीवाश्म स्रोत से। अब देखिए सभी के केंद्र में क्या है, देखिए विकसित भारत बनना है, इसके लिए विद्युत की ज़रूरत है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के विकास तो नहीं हो पाएगा। और इसको नेट जीरो एमिशन क्या होता है कि CO2 के उत्पादन को जीरो कर देना है, CO2 के उत्सर्जन को जीरो कैसे करना है, नेट लिखा हुआ मतलब जितना उत्पादन करें उतना हम सोख लें, दैट इज प्लांट के माध्यम से, दैट इज नेट जीरो एमिशन। तो यहाँ पर भी विद्युत की ज़रूरत है। ये यहाँ पर 100 गीगावाट का हमने लक्ष्य रखा है नाभिकीय ऊर्जा का, और जो हमारे नवीकरणीय सोर्स हैं उससे हम पर्याप्त रूप से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए नाभिकीय ऊर्जा पर फोकस किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें चाहिए क्या, नाभिकीय ऊर्जा। इसका जो इतिहास है भारत में वो ऐसा है कि सबसे जो नाभिकीय क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इस क्रम में हम इतिहास में देखते हैं, हमने एक संयंत्र बनाया था जिसका नाम था अप्सरा। ये भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर है। रिसर्च रिएक्टर है भारत का ही नहीं, एशिया का भी पहला रिसर्च रिएक्टर है, ठीक है। इसके बाद ये 1950s की बात है, अप्सरा को जब भारत ने बनाया था। इसके बाद हमने जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाया, ये तो रिसर्च रिएक्टर था, पावर रिएक्टर मतलब विद्युत उत्पादन करने के लिए। हमने बनाया नहीं, हमने लिया था, कहाँ से, अमेरिका से लिया था इन द ईयर 1963। और ये लगाया कहाँ था, तारापुर में। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसमें क्या होता था, यूरेनियम का इस्तेमाल करते ही हैं,
इसके बाद भारत ने डेवलप किया PHWR, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। और इस प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में क्या होता है, इसमें नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के लिए। नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। भारत में नाभिकीय रिएक्टर के, नाभिकीय ऊर्जा के विकास के चरण क्या हैं, तो इसके 3 चरण हैं। पहला हमने विकास किया था PHWR का, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। इसमें ईंधन क्या है, नेचुरल यूरेनियम। और हेवी वाटर इसमें जो था, हेवी वाटर दैट इज भारी जल, इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता था। दूसरे चरण में है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता था कि जो यहाँ पर इस्तेमाल करते थे फ्यूल, तो इसमें जो फर्स्ट लेयर में उत्पादन होता था प्लूटोनियम PU, दैट इज प्लूटोनियम 239 का। ठीक, तो इस प्लूटोनियम 239 का प्रयोग हम करते थे यहाँ पर फ्यूल के रूप में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। ये प्लस यूरेनियम 238, ये यहाँ पर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। फर्स्ट चरण का जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज प्लूटोनियम 239, उसका हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं ईंधन के रूप में। और यह इसका प्रोटोटाइप कलपक्कम में लगाया गया है, तो काम कर रहा है, अभी काम हो रहा है। और तीसरा चरण है इसका एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर का। इसमें जो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे वो थोरियम प्लस यूरेनियम 233 प्लस थोरियम, ये हमारा लक्ष्य है। यहाँ थोरियम हमारे केंद्र में है, क्यों? क्योंकि इसी का उत्पादन देश में सबसे अधिक है। इसी का जो भंडारण है हमारे पास, उत्पादन नहीं भंडारण है हमारे पास। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर का विकास करें, जिस पर हम काम भी कर रहे हैं। तो ये हमारा विकास का चरण रहा। अभी हमारे पास जो रिएक्टर हैं, कई राज्यों में जो लगे हुए हैं, जैसे कि नरौरा है यूपी में, रावतभाटा राजस्थान में, काकरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक में। अधिकांश रिएक्टर जो हैं प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर हैं हमारे यहाँ जो लगे हुए हैं। और हमारे पास जो इसमें नाभिकीय ऊर्जा उत्पादित हो रही है वो है लगभग 8 गीगावाट। इस समय कर रहे हैं हम, लगभग 8 गीगावाट का है। और लक्ष्य कितना है, 100 गीगावाट का 2047 तक ये रखा गया है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक सरकार ने SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने का प्रस्ताव रखा है 2033 तक। 5 बनाएंगे, ये अभी इसी बजट की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, जैसे कि यहाँ फ्यूल क्या यूज होता है, तो फ्यूल यूज होता है यूरेनियम ईंधन। मंदक के रूप में
DTO ड्यूटेरियम ऑक्साइड या भारी जल। इसके अलावा शीतलक के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें कुछ साइंस का पर्सपेक्टिव यहाँ पर वो आप लोग देखेंगे थोड़ा सा। इसी के साथ हम लोग आज ख़त्म करते हैं इसको। थैंक यू।